हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे ऊष्मा उपचार के बारे में। जी हाँ, ITI का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। जी हाँ, सभी ट्रेडों में सिलेबस के अनुसार सभी ट्रेडों में लगभग फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। चाहे आप जिस ट्रेड से ITI कर रहे हो, सभी ट्रेडों के लिए यह सिलेबस है ऊष्मा उपचार, जो कि ITI का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो चलिए हम इस टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम ऊष्मा उपचार से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगभग एग्ज़ाम में 8 से 9 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हार्डनिंग, ऑप्शन बी है टेम्परिंग, ऑप्शन सी है नॉर्मलाइजिंग और ऑप्शन डी है एनीलिंग। तो टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? टेम्परिंग कहते हैं। बी जो है आपका राइट आंसर है। साथियों, यह ITI का एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो ITI के सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लिए तो आप यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू हो या कैंपस सिलेक्शन हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि अपनाई जाती है? जी हाँ, मशीनिंग करने के लिए हम ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि अपनाते हैं? ऑप्शन ए है हार्डनिंग, बी है टेम्परिंग, सी है नॉर्मलाइजिंग और डी है एनीलिंग। तो साथियों, हम कौन सा ऊष्मा उपचार की विधि अपनाते हैं? तो किसी भी जॉब को हम मशीनिंग करने के लिए उस पर हम क्या करते हैं? एनीलिंग की क्रिया करते हैं या एनीलिंग ऊष्मा उपचार की क्रिया को करते हैं किसी जॉब को मशीनिंग करने के लिए। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तपोचर विधि की आवश्यकता होती है? जी हाँ, लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तपोचर विधि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी है एनीलिंग, सी है टेम्परिंग और डी है हार्डनिंग। तो साथियों, किसी भी लोहे को मृदु बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर एनीलिंग की क्रिया करते हैं। जी हाँ, एनीलिंग की क्रिया क्या होती है? हम किसी धातु को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करके उसको क्या करते हैं? अकायक पानी में या ऑयल में ठंडा कर देते हैं। तो धातु जो होता है कठोर होने के साथ साथ क्या होता है? हार्ड होने के साथ साथ वह भंगुर हो जाता है, जिस पर मशीनिंग प्रोसेस हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करने। अगला क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें होता है, जी हाँ, उसमें कार्बन की मात्रा कैसी होती है जिसके लिए हम केस हार्डनिंग करते हैं? ऑप्शन ए है लो कार्बन, ऑप्शन बी है हाई कार्बन, ऑप्शन सी है हाई क्रोमियम और ऑप्शन डी है HSS। HSS का मतलब होता है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। जी दोस्तों, हाई स्पीड स्टील। तो आपका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? लो कार्बन। केस हार्डनिंग की क्रिया हम जो है लो कार्बन के लिए करते हैं। लो कार्बन का मतलब जिस जॉब में लो कार्बन ज़्यादा होती है, हम उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए केस हार्डनिंग करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग की जाती है। जी हाँ, टेम्परिंग किस लिए की जाती है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है मजबूती सुधारने के लिए, ऑप्शन बी है कठोरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है प्रतिबल कम करने के लिए और ऑप्शन डी है मशीनन क्षमता को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, टेम्परिंग क्रिया हम किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मजबूती को सुधारने के लिए। जी हाँ, किसी जॉब में मजबूती को सुधारने के लिए हम उस पर टेम्परिंग की क्रिया करते हैं। तो चलते हैं छठे क्वेश्चन पे साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आप लास्ट तक देख लेंगे वीडियो तो यकीन मानिए आप कहीं पर भी ऊष्मा उपचार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है ऊष्मा उपचार से। अगला क्वेश्चन है,
उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, जब हम उच्च कार्बन स्टील को उसके क्रांतिक ताप पर क्रिटिकल पॉइंट तक गर्म करते हैं और उसे ठंडा करते हैं तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी है एनीलिंग, ऑप्शन सी है हार्डनिंग, ऑप्शन डी है टेम्परिंग। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा नॉर्मलाइजिंग। जी हाँ, ये जो है आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करेंगे 7वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टील का हार्डनिंग उद्देश्य क्या है? जी हाँ, स्टील का हार्डनिंग उद्देश्य क्या है, मतलब कि स्टील को हार्ड करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कटिंग क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन बी है घिसाव प्रतिरोधक को बढ़ाना, ऑप्शन सी है कठोरता को बढ़ाना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, आपको इसमें राइट आंसर बतानी है कि स्टील को हार्डनिंग जो है करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए आपका है कटिंग क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन बी है घिसाव प्रतिरोध को बढ़ाना और ऑप्शन सी है कठोरता बढ़ाना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, हार्डनिंग करने का जो उद्देश्य होता है वह ये तीनों होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीलिंग से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, एनीलिंग करने से या एनीलिंग क्रिया से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है एनीलिंग करने के अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए है धातु को नर्म स्थिति में लाने से, ऑप्शन बी है धातु को कठोर करने से, ऑप्शन सी है धातु को अच्छा बनाने से और ऑप्शन डी है धातु की बनावट ठीक करने से। तो साथियों, एनीलिंग का मतलब होता है धातु को नर्म स्थिति में लाने से। जी हाँ, धातु को नर्म स्थिति में लाया जाता है ताकि उस पर हम मशीनिंग क्रिया कर सके। आपका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा राइट आंसर। धातु को नर्म स्थिति में लाने के लिए जो है एनीलिंग क्रिया करते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है किसी धातु के लिए वह उच्चतम तापमान जिस पर उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना रुक जाता है। जी हाँ, जब हम किसी जॉब को हीट करते हैं तो क्या होता है, वह उच्चतम ताप पर जाकर क्या होता है, उसके जो अंदर की संरचना होती है उसमें परिवर्तन होना रुक जाता है। ऑप्शन ए है आपका क्रांतिक तापक्रम उसे कहते हैं, ऑप्शन बी है उच्च क्रांतिक तापक्रम कहते हैं उसे, ऑप्शन सी है निम्न क्रांतिक तापक्रम कहते हैं उसे और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कहते हैं। तो जब जिस बिंदु पर जाकर रुकता है साथियों उसे हम किस नाम से जानते हैं? उच्च क्रांतिक बिंदु, अपर क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं जो कि 10वां क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है? जी हाँ, ऊष्मा उपचार के अंतर्गत कौन कौन सी विधियों प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है एनीलिंग, बी है नॉर्मलाइजिंग, सी है हार्डनिंग, डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, ऊष्मा उपचार के अंतर्गत जो है हम ये सभी जो है विधियाँ प्रयोग करते हैं, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। उसमें क्या होता है, एनीलिंग भी होता है ऊष्मा उपचार में, नॉर्मलाइजिंग होता है, हार्डनिंग होता है, केस हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है। तो 5 क्रियाएं होती हैं जो हम धातु ऊष्मा उपचार में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करना कहलाता है। जी हाँ, जब हम किसी स्टील को क्या करते हैं, उसके उच्च बिंदु तक गर्म करके फिर उसे क्या करते हैं, तेल या पानी में उसे ठंडा करते हैं, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ठंडा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी है लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी है क्विचिंग और ऑप्शन डी है ऊष्मा उपचार। तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा? जब हम किसी स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु तक गर्म करके उसे तेल या पानी में डुबोते हैं तो इस क्रिया को हम क्विचिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो है पता थे। तो यार हम आपको बता दें, सभी क्षेत्रों में लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप ITI किसी ट्रेड से हैं तो सभी ट्रेडों में यह जो है सिलेबस दोनों सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में है। अगला क्वेश्चन है डेलिकेट पुर्जे को तेल में क्विंच किया जाता है, इसका संभावित कारण है। जी हाँ, जो डेलिकेट पुर्जे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्विंच करते हैं। उससे किस लिए? ऑप्शन ए है क्रैंकों को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है भंगुरता हटाने के लिए, ऑप्शन सी है नरम करने के लिए और ऑप्शन डी है
तन्य बनाने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, डेलिकेट पुर्जों को जो हम कुंच करते हैं तो वो किस लिए, क्रिंकों को दूर करने के लिए हम तेल में क्या करते हैं, कुंच करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से, जी हाँ, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है मटेरियल में? ऑप्शन ए है कठोरता बढ़ती है, ऑप्शन बी है सुदृढ़ता बढ़ती है, ऑप्शन डी है सुदृढ़ता जो है कम होती है, और ऑप्शन डी है तन्यता बढ़ती है। जी हाँ, स्टील की मात्रा को क्या करते हैं, अगर बढ़ाते स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या होता है साथियों, धातु जो है भंगुर हो जाती है। भंगुर होने का मतलब है साथियों वह कठोरता उसमें बढ़ती जाती है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14वां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जब कार्बन स्टील को, जी हाँ, जब हम कार्बन स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु से ऊपर गर्म करते हैं और तुरंत ठंडा कर देते हैं तो स्टील में किस गुण की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है कठोरता, ऑप्शन बी है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी है तन्यता, और ऑप्शन डी है प्रत्यास्थता। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा कठोरता जो है राइट आंसर होगा। यदि हम किसी स्टील को क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर गर्म करें और तुरंत ठंडा कर दें तो उसमें जो है कठोरता आ जाती है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई कार्बन स्टील को निम्न क्रांतिक तापमान है। जी हाँ, जो हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 960 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 560 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा 960 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, जो हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान है वह है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां है। ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, ऊष्मा उपचार जब हम करते हैं उस क्रिया के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण करता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है फेराइड, ऑप्शन बी है पियरलाइट, ऑप्शन सी है आस्टेनाइड, और ऑप्शन डी है सीमेंटाइट। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आस्टेनाइट। जी हाँ, जब ऊष्मा उपचार के दौरान कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो इसे हम आस्टेनाइट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना कहलाता है। जी हाँ, किसी धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना और उसे फिर पानी में ठंडा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी है केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी है एनीलिंग, और ऑप्शन डी है टेम्परिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा डी। जब हम किसी धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म करते हैं और उसे फिर पानी में डालकर तुरंत ठंडा करते हैं तो उसे हम टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। HSS, जी हाँ, हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के लिए मृदु पदार्थ को पहले अतितप्त किया जाता है तथा निम्न माध्यम से ठंडा किया जाता है। जी हाँ, ये हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग के लिए हम किस प्रकार से ठंडा करते हैं? ऑप्शन ए है आपका तेल में, ऑप्शन बी है हवा में, ऑप्शन सी है पानी में, और ऑप्शन डी है उपलों की राख में। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा बी, आपका राइट आंसर होगा हवा में। जी हाँ, हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग के लिए मृत पदार्थ को हम क्या करते हैं? अतितप्त करके उसे हवा में ठंडा करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नॉर्मलाइजिंग का उपयोग है। जी हाँ, नॉर्मलाइजिंग क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है मशीनन क्षमता जो है सुधरती है, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म फाइन गेन संरचना बनाती है, ऑप्शन सी है ब्रिटलनेस बढ़ाती है, और ऑप्शन डी है साथियों टाइपनेस को सुधारती है। तो साथियों नॉर्मलाइजिंग का जो उपयोग होता है वह आपका बी राइट आंसर है। यूनिफॉर्म फाइन गेन की संरचना को वह बनाती है, निर्माण करती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी भी प्रकार से आपके टॉपिक में दिक्कत हो तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।